हेलो एंड वेलकम टू लिटरेरी सिनॉप्सिस। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इमेजिस्ट मूवमेंट इन पोएट्री। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही आपको इस वीडियो का नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इमेजिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो कुछ लोग इमेजिस्ट मूवमेंट को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि जो इमेजिस्ट पोएट्स थे वो अपने पोएट्री में इमेजेस या पिक्चर्स का यूज़ किया करते थे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो इमेजिस्ट पोएट्स थे वो एक्चुअली में सिंपल वर्ड्स और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करके अपने रीडर्स के माइंड में इमेज क्रिएट करना चाहते थे, ताकि जो रीडर्स हैं वो उस चीज़ को इमेजिन कर सकें। जैसे कि मान लीजिए किसी इमेजिस्ट पोएट को एक नाइटिंगेल पर पोएट्री लिखना रहता था, तो वो उसे बहुत ही सिंपल और इजी वर्ड्स में लिखा करते थे, बिना कोई टफ लैंग्वेज का यूज़ किए, ताकि जो रीडर्स हैं उनके माइंड में उस चीज़ का क्लियर इमेज बन सके और वो उसे इमेजिन कर सकें। तो आई होप आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं इमेजिस्ट मूवमेंट के तरफ। तो दोस्तों, जो इमेजिस्ट मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड एंड अमेरिका में, लेकिन यह मूवमेंट बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए चला था, बिटवीन 1912 टू 1917। तो जो इमेजिस्ट मूवमेंट है वो रिएक्शन था अगेंस्ट द रोमांटिसिज्म एंड विक्टोरियन पोएट्री। तो दोस्तों, जो रोमांटिक और विक्टोरियन पोएट्स थे वो अपने वर्क में बहुत ही टफ लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे, यानी कि वो लोग किसी भी चीज़ को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं करते थे, बल्कि उसे बहुत ही घुमा फिरा करके एक्सप्लेन किया करते थे। लेकिन जो इमेजिस्ट पोएट्स थे वो सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रिसीजन को फेवर किया करते थे, यानी कि वो लोग हर एक चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना पसंद करते थे। अब एज़रा पाउंड को इमेजिस्ट मूवमेंट का फाउंडर कहा जाता है, क्योंकि ऑफिशियली इन्होंने ही इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। हालांकि ये जो इमेजिज्म का आइडिया है वो ओरिजिनेट हुआ था एक इंग्लिश फिलोसफर एंड पोएट टी.ई. ह्यूल्म से, जब 1909 में इन्होंने अपने 2 पोएम्स को पब्लिश करवाया था, जिसका नाम है ऑटम एंड ए सिटी सनसेट। तो इन दोनों पोएम्स में इन्होंने बहुत ही सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज का यूज़ किया था, ताकि रीडर्स के माइंड में उस चीज़ का क्लियर इमेज बन सके। तो दोस्तों, जो इमेजिज्म का आइडिया था वो आया था टी.ई. ह्यूल्म से, लेकिन जो इमेजिस्ट मूवमेंट था उसे ऑफिशियली स्टार्ट किया था एज़रा पाउंड ने। तो एज़रा पाउंड जो थे उन्होंने टी.ई. ह्यूल्म के आइडियाज़ को अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि इन दोनों का आइडियाज़ काफ़ी सिमिलर था। और फिर एज़रा पाउंड ने 1912 में इमेजिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। अब 1914 में एज़रा पाउंड ने एक बुक पब्लिश करवाया था जिसका नाम है देस इमेजिस्टिस एन एंथोलॉजी। तो इस एक ही बुक में अलग अलग पोएट्स के पोएम्स को लिखा गया था और उसे पब्लिश करवाया गया था। तो बेसिकली ये जो बुक था वो एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स का बुक था और उन पोएम्स को अलग अलग पोएट्स ने लिखा था। तो इस बुक में काफ़ी सारे पोएट्स का कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि विलियम कार्लोस विलियम्स, रिचर्ड एल्डिंगटन, जेम्स जॉयस एंड हिल्डा डूलिटिल। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो इमेजिस्ट मूवमेंट के मेंबर्स थे उनमें लीडरशिप को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गया था, क्योंकि जितने भी इमेजिस्ट पोएट्स थे वो सब इमेजिस्ट मूवमेंट का लीडर बनना चाहते थे और सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे। तो धीरे धीरे सारे पोएट्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए थे और जो इनका ग्रुप था वो भी धीरे धीरे टूटने लगा था, और जो एज़रा पाउंड थे वो भी इस मूवमेंट से खुद को अलग कर लिए थे। एंड फिर 1917 में जो एमी लॉवेल थी वो भी इस मूवमेंट से बाहर निकल जाती है। तो धीरे धीरे सारे पोएट्स इस मूवमेंट से अलग हो जाते हैं और जो इमेजिस्ट मूवमेंट है वो 1917 में ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इमेजिस्ट मूवमेंट के बारे में। तो अब हम लोग इसके कुछ रूल्स को देखेंगे। तो 1913 में एज़रा पाउंड ने इमेजिस्ट पोएट्री लिखने का कुछ रूल्स दिए थे, जैसे कि फर्स्ट रूल है डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग, यानी कि जिस चीज़ पर भी पोएट्री लिखना है उस पर डायरेक्ट पोएट्री लिखा जाना चाहिए, बजाय उसे घुमा फिरा कर लिखने के। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे अपनी लवर पर पोएट्री लिखना है
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं उसे चांद से कंपेयर कर रहा हूँ, बल्कि मुझे जो कुछ भी लिखना होगा मैं डायरेक्ट उस पर ही लिखूँगा, वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब सेकेंड रूल है टू यूज़ एब्सोल्युटली नो वर्ड दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रेजेंटेशन। यानी कि इमेजिस्ट पोएट्री में कोई भी अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ नहीं होना चाहिए और सिर्फ उन्हीं वर्ड्स का यूज़ होना चाहिए जिसका उस पोएम में कोई मतलब निकलता हो। यानी कि जो इमेजिस्ट पोएट्स थे वो अपने पोएट्री में कम से कम वर्ड्स का यूज़ करना चाहते थे और उसे छोटा से छोटा और आसान से आसान बनाना चाहते थे। अब थर्ड रूल है एज रिगार्डिंग रिदम टू कंपोज इन द सीक्वेंस ऑफ म्यूजिकल फ्रेज नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ मेट्रोनॉम। तो इमेजिस्ट मूवमेंट से पहले का जो पोएट्री रहता था वो कोई ना कोई फॉर्म्स एंड मीटर्स को फॉलो करता था, जैसे कि आइएम्बिक पेंटामीटर हो गया, सोनेट्स हो गया, ये सब। लेकिन जो इमेजिस्ट पोएट्स थे वो इन सब पोएटिक फॉर्म्स एंड मीटर्स को अपोज किया करते थे और वो लोग फ्री वर्ड्स को फेवर किया करते थे। तो दोस्तों ये हो गया इमेजिस्ट पोएट्री लिखने का रूल्स। तो अब हम लोग कुछ फेमस इमेजिस्ट पोएट्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने इमेजिस्ट मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो फर्स्ट पोएट हैं एजरा पाउंड। तो दोस्तों एजरा पाउंड एक अमेरिकन पोएट और क्रिटिक थे जिन्होंने टी.ई. ह्यूल्म से इंस्पायर्ड होकर 1912 में इमेजिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया था और इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ इमेजिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। तो एजरा पाउंड अपने पोएट्री में बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे और अपने पोएम्स में कम से कम वर्ड्स का यूज़ करने का कोशिश करते थे। तो एजरा पाउंड का एक पोएम है जिसका नाम है इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो। तो दोस्तों ये पोएम सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन्स का है और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इमेजिस्ट पोएट्री का। तो इस पोएम में कम से कम वर्ड्स और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। अब एजरा पाउंड का कुछ और भी फेमस पोएम्स है जैसे कि द गार्डन, द रिटर्न एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट एक फीमेल पोएट हैं जिनका नाम है हिल्डा डूलिटिल। तो ये भी एक इमेजिस्ट पोएट थी और इन्होंने भी इस मूवमेंट में अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। अब इनका भी कुछ फेमस पोएम्स है जैसे कि ओरिड, द पूल एंड सी पॉपीज। तो इन सारे पोएम्स को इन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा था और इन पोएम्स में कम से कम वर्ड्स का यूज़ किया गया था। अब नेक्स्ट फीमेल पोएट हैं एमी लॉवेल। तो ये भी एक अमेरिकन पोएट थे और इन्होंने भी इस मूवमेंट में अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो एमी लॉवेल अपने पोएट्री में सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रिसीजन को फेवर करते थे। अब इनका भी कुछ फेमस पोएम्स है जैसे कि अ लेडी एंड ए विंटर राइड। अब नेक्स्ट पोएट हैं विलियम कार्लोस विलियम्स। तो ये भी एक अमेरिकन पोएट थे और इमेजिस्ट मूवमेंट के मेंबर भी थे। अब ये भी काफ़ी सारे फेमस पोएम्स को लिखे थे जैसे कि द रेड व्हीलबैरो एंड द ग्रेट फिगर। अब नेक्स्ट पोएट हैं टी.ई. ह्यूल्म। तो इन्हें फादर ऑफ इमेजिज्म भी कहा जाता है क्योंकि जो इमेजिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इनसे ही ओरिजिनेट हुआ था जब 1909 में इन्होंने अपने 2 पोएम्स को पब्लिश करवाया था जिसका नाम है ऑटम एंड ए सिटी सनसेट। तो इन दोनों पोएम्स में इन्होंने बहुत ही सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज का यूज़ किया था और ये दोनों पोएम्स परफेक्ट एग्जाम्पल है इमेजिस्ट पोएट्री का। और दोस्तों जो एजरा पाउंड थे उन्होंने टी.ई. ह्यूल्म के आइडियाज से इंस्पायर्ड होकर इमेजिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट किए थे। अब नेक्स्ट पोएट हैं एफ.एस. फ्लिंट। तो ये भी इमेजिस्ट मूवमेंट के मेंबर थे। अब इनका भी कुछ फेमस पोएम्स है जैसे कि सोल्जर्स, लैमेंट, हाउसेस एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये हो गए कुछ फेमस इमेजिस्ट पोएट्स जिन्होंने इमेजिस्ट मूवमेंट में अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन ये मूवमेंट ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया था। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।